Hello my dear students, hope you all are fine. Today in this class we are going to talk about what happens when a current carrying conductor is placed in magnetic field. In 10th standard we studied that कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। एक्चुअल में अब हम जानते हैं कि फोर्स कंडक्टर के ऊपर नहीं लग रही होती, कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा होता है उसमें जो चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे होते हैं तो उन मूविंग चार्जेस के ऊपर फोर्स लगती है। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रही है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सो हियर आई एम गोइंग टू टेक अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर, right? Let's say the length of this cylindrical conductor is L and area of cross section of this conductor is A. So the volume of conductor is going to be AL, area into length, area of the base, height of the cylinder, right? AL। और सपोज कर लेते हैं कि इसमें m नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं मूव करने के लिए, n। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है और जितना टोटल वॉल्यूम है, तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए m, राइट? इसको संभाल के रखते हैं, आगे काम आएगा। चलिए अभी मैं यहां पे इसका एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, राइट? दिस एक्सिस लाइज अलोंग द y एक्सिस ऑफ a coordinate system, right? We are focusing ourselves on a particular electron। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम अपनी थ्योरी को पहले फोकस करते हैं, राइट? हम मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो y एक्सिस के परपेंडिकुलर इन द सेम प्लेन अप्लाई हो रहा है। लेट्स कॉल दिस x एक्सिस और b वेक्टर जो है आपका वो x एक्सिस के अलोंग है। तो ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है विच इज मूविंग, अगर करंट हम ये मान लें कि अलोंग y एक्सिस है तो इसका मतलब करंट जो है वो O से Y की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। वी नो दिस, इलेक्ट्रॉन्स और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है और किस वेलोसिटी के साथ वो ड्रिफ्ट करते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, vd। ये हमें बेसिक अब तक पता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाएगा? फोर्स। तो मैं यहां पे क्या निकाल लेता हूं? फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। उसका फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, दैट इज Q V क्रॉस B होता है फॉर्मूला। अब यहां पे वैल्यूज भर दो। Q क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है? -e। वेलोसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन की? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जितनी, vd। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B। सो एक इलेक्ट्रॉन पे इतनी फोर्स लगेगी। अब इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी निकाल लिया, NaL। तो टोटल फोर्स अगर निकालनी हो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम कर रही फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। सो आई विल राइट टोटल फोर्स, अगर मैं यहां पे देखूं कैपिटल F, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहां पे इसको सॉल्व करूं तो n की वैल्यू है मेरे पास कैपिटल N की, स्मॉल n a l, और f की वैल्यू है, आगे माइनस लिख लेता हूं, e, साथ में आ जाएगा vd क्रॉस b। ये आ गई टोटल फोर्स। अब इसमें छोटी सी मॉडिफिकेशन करेंगे हम। वो क्या मॉडिफिकेशन करेंगे? मैं क्या करना चाहता हूं, जो L है इसको VD की जगह पे लाना चाहता हूं और VD को बाहर निकालना चाहता हूं क्रॉस प्रोडक्ट से।
ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आप ध्यान दो, एल वेक्टर उस तरफ है, वीडी वेक्टर इस तरफ है, मतलब एल और वीडी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर मुझे इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज करना है, मतलब ये वेक्टर वाली जो टोपी है, ये वेक्टर वाली जो हैट है, अगर ये मुझे एल को पहनानी है किसके बदले में, वीडी के बदले में, तो एक माइनस साइन लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनली दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी पड़ा था, जब ये शफलिंग कर दूंगा तो एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो आगे क्या बचेगा, एन ए ई वी डी आ गया बाहर, एल चला गया अंदर, एक नेगेटिव साइन एल बाहर देके जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव। नाउ इफ यू लुक एट दिस थिंग ए एन ई वी डी, दिस वाज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्रॉम चैप्टर 3, यूनिट सेकंड में, चैप्टर 3 में ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद फाइंड आउट किया था कि एक्चुअली ए एन ई वी डी किसके बराबर होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर के बराबर होता है। दिस वाज होल गोइंग इन वेक्टर फॉर्म, राइट। तो एफ का रिजल्ट यहां पे क्या बन गया, आई एल क्रॉस बी। इसका मतलब एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगनी थी वो वीडी और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर लगनी थी। अब वीडी और बी किस प्लेन में पड़े हैं, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो ये जो स्मॉल एफ फोर्स है ये किधर को लगेगी, बाहर को लगेगी, किधर को, बाहर को, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन भी इधर को ही जा रहे हैं, सभी सेम ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो सभी के ऊपर फोर्स किधर को लगेगी, बाहर को, आउट ऑफ द प्लेन, परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन। उसका मतलब पूरे के पूरे कंडक्टर के ऊपर फोर्स किधर को लगेगी, परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन। और इसकी डायरेक्शन देने का तरीका क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अगर आपकी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मिडिल फिंगर करंट की तरफ पॉइंट करती है, तो थंब किधर को पॉइंट करेगा, फोर्स की तरफ। आइए इसको लगा के देख लेते हैं, एफ बी आई, ये देखिए मेरा थंब किस तरफ है, थंब मेरा बाहर को है, आई किस तरफ है, इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस, और बी किस तरफ है, एक्स एक्सिस। तो बी और आई सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, और जो थंब है वो परपेंडिकुलर प्लेन में बाहर की तरफ। तो आप फोर्स यहां पे किससे दे सकते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के साथ। यहां पे अगर इसकी स्केलर फॉर्म लिखूं मैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट हटा के अपने को पता है कि कौन सी चीज आती है, साइन थीटा आता है। यहां पे आपको पता है कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, जब थीटा 90 डिग्री होगा, राइट, और मिनिमम फोर्स कब लगेगी, जब थीटा 0 या फिर 180 डिग्री होगा। ठीक है, किसके परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री किस किस के बीच में होना चाहिए, एल और बी के बीच में, जैसे यहां पे है। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। अगर ये कोई और एंगल होगा तो फोर्स उस हिसाब से होगी, राइट। अगर ये एंगल 0 हो जाएगा, मतलब कंडक्टर को भी अगर मैं किसके अलोंग रख देता, एक्स एक्सिस के अलोंग रख देता, तो मेरे पास ये फोर्स कितनी होती, 0, मतलब मैं कुछ ना फील करता यहाँ पे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या डिस्कस करना है कि सपोज करो मेरे पास दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, दो कंडक्टर्स हैं, उनको मैंने एक दूसरे के पैरेलल रखा, बोथ द कंडक्टर्स आर कैरिंग करंट, दोनों कंडक्टर्स में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो मैंने ना एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था कि अगर मेरे पास एक टब है, राइट, इसमें मैं मरकरी भर लूं। मरकरी क्यों भरा, क्योंकि कंडक्टिंग होता है नेचर, ये करंट को कैरी कर सकता है, राइट। अब मैंने क्या किया, एक सर्किट लेके यहां पे एक तार ली, राइट, इस तार के साथ दो हुक लगाए, हुक लगा के इनके साथ एक कंडक्टर छोड़ दिए यहां पे। एक सिरा हुक के पास था, ये सारा कंडक्टिंग पाथ है, मेटालिक है, नीचे भी लिक्विड मेटल पड़ी है कोई। इधर से मैंने क्या किया कि एक अलग तार लेके साथ में इधर कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये पॉजिटिव टर्मिनल की साथ पॉजिटिव टर्मिनल से एक तार लाके इसको आगे से इसकी इंसुलेशन हटा के मरकरी में डाल दिया। अब क्या होने वाला है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा,
करंट फैलेगा मरकरी टब में, मरकरी टब से करंट जाएगा कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 के अंदर, और हुक से होता हुआ वापस नेगेटिव टर्मिनल के पास आ जाएगा। अगर ये सिनेरियो है, प्रैक्टिकली करके देखें तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दे स्टार्ट कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि जब दो कंडक्टर्स में से करंट पास करता है और उनको पास पास रखा जाए तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, एंड इफ दे आर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर। अगर अभी मैं क्या करूं, एक सेकंड एक्सपेरिमेंट लगाऊं, सेकंड एक्सपेरिमेंट में मैं क्या करूं, कुछ ऐसा बंदोबस्त करूं कि नो डाउट यहां पे तो वही अपना मरकरी भरा हुआ है, राइट। अब यहां पे सर्किट अरेंजमेंट मैं कैसे लगाऊं कि ये यहां पे हुक हो गई, हुक के साथ एक कंडक्टर हो गया, राइट। ये यहां पे दूसरी हुक हो गई, इसके साथ एक कंडक्टर हो गया। इस हुक से, नंबर 1 कंडक्टर की हुक से एक तार ले जाके पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और इस नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे कंडक्टर की हुक के साथ अटैच कर दूं तो क्या होने वाला है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा, कंडक्टर के अंदर जाएगा, कंडक्टर से मरकरी टब में आएगा, मरकरी टब से दूसरे कंडक्टर में फ्लो करता हुआ नेगेटिव टर्मिनल के पास आ जाएगा। नाउ लुक एट कंडक्टर 1 एंड 2। मैंने जब ऐसा प्रैक्टिकली करके देखा तो एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, इसमें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, इसमें एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स को जब बगल में रखा जाता है एक दूसरे के, तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। इफ दे आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर, इफ दे आर कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शंस दे रिपेल ईच अदर। अगर यहां पे करंट दोनों में ऊपर जाने की बजाय दोनों में नीचे आता तो भी अट्रैक्ट ही करते। अगर यहां में फर्स्ट में नीचे आने की बजाय ऊपर जाता और सेकंड में ऊपर जाने की बजाय नीचे आता तो भी रिपेल करते। If they are carrying current in the same direction, they attract. If they are carrying current in opposite direction, they repel. अब ये फोर्स कितनी होगी, इसको मैथमेटिकली निकालना और इसको बाय लॉ प्रूव करना कि अट्रैक्ट करेंगे रिपेल, उस पे चलते हैं। तो यहां पे लिखेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल current carrying conductors। कितने केस बन सकते हैं, पहला केस बन सकता है when they are carrying current इन सेम डायरेक्शन। जब वो करंट सेम डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो करंट अगर सेम डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब दोनों ऊपर को भी लेके जा सकते हैं, दोनों नीचे को भी। मैं कोई भी एक केस ले लेता हूं, लेट्स से दोनों के दोनों करंट ऊपर को लेके जा रहे हैं। सो दिस इज कंडक्टर 1 एंड दिस इज कंडक्टर 2। दोनों के बीच में गैप कितना है, दोनों के बीच में गैप है d, राइट। दोनों करंट कितना लेके जा रहे हैं, ये करंट लेके जा रहा है पहला कंडक्टर I1 और सेकंड कंडक्टर लेके जा रहा है I2। अब ये तो पता चल गया कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। पहले मैं क्या करता हूं, फर्स्ट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड लेता हूं और उसमें सेकंड कंडक्टर रखा है ऐसा कंसीडर करके सेकंड कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालता हूं। तो फर्स्ट कंडक्टर की वजह से इसका कोई एक पॉइंट ले लो, लेट्स से दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे फील्ड किधर को लगेगा, थंब ऊपर को, मेरी फिंगर्स घुसेंगी इस बोर्ड के अंदर। इसका मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड्स है। अब है तो ये परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, लेकिन मैं दिखाऊं कैसे, मुझे थोड़ा सा टेढ़ा ही दिखाना पड़ेगा ना। ये एक्चुअल में इनवर्ड्स है, यानी कि ये एंगल कितने का है, ये एंगल 90 डिग्री का है। ज्यादा बेटर है मैं इसको ऐसे दिखा दूं, क्रॉस अंदर को आपसे अब ये जा रहा है। अब ये करंट जा रहा है ऊपर को, फील्ड जा रहा है परपेंडिकुलर इनवर्ड्स।
जरा फोर्स की डायरेक्शन बता दें, यहां पे क्या बनती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, बी अंदर को, करंट ऊपर को, फोर्स किधर को लगी, इधर को, सी, ध्यान से देखो, फील्ड अंदर को, करंट ऊपर को, तो फोर्स किधर को लग रही है, इधर को। इसका मतलब फील्ड तो यहां पे फर्स्ट कंडक्टर का है तो B1 लिखूंगा, फोर्स किसके ऊपर लग रही है, सेकंड कंडक्टर के ऊपर लग रही है तो F2 लिखूंगा। F2 का अगर मुझे एक्सप्रेशन लिखना हो तो क्या होगा, फोर्स होती है ILB sin थीटा, फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर इज इक्वल टू करंट इन सेकंड कंडक्टर इनटू लेंथ ऑफ सेकंड कंडक्टर, राइट, लेट्स से L1, एंड फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर जिसमें रखा गया है, साथ में साइन ऑफ थीटा बिटवीन L एंड B, L इधर को है इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, B अंदर को है, तो 90 वैल्यूज भरते हैं, I2 वैसी आ गया, L1 वैसी आ गया, B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट कंडक्टर एट दिस पॉइंट, लेट्स से P, तो फर्स्ट कंडक्टर की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट I बाय 2 पाई, ये वाला डिस्टेंस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है फर्स्ट कंडक्टर से, दैट इज D, ये चीज आ गई, साइन 90 कितना होता है 1, तो ये फोर्स कितनी बन गई, इसको यहां पे लिख लेते हैं, दिस फोर्स कम्स आउट टू बी F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 साथ में इंटू L डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है 2 पाई D, दिस इज द फोर्स। अब ये हो सकता है कि कंडक्टर्स की लेंथ कम या ज्यादा हो, दो लंबा हो, एक छोटा हो, एक लंबा हो, दो छोटा हो, या दोनों सेम साइज के भी हो सकते हैं। तो यहां पे फोर्स निकालने के बजाय फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है निकालना। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकलेगी L1 को, सॉरी ये सेकंड कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकाल रहे थे ना, तो उसकी लेंथ को L2 ही सपोज कर लेते हैं, सेकंड कंडक्टर की खुद की लेंथ है, तो F2 बाय L2, फोर्स पर यूनिट लेंथ को मैं सिंबल दे देता हूं स्मॉल f, तो ये कितनी आएगी, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डिस्टेंस, ये फोर्स लग रही है और ये किधर लग रही है, इसकी डायरेक्शन लिख दो साथ में, टूवर्ड्स कंडक्टर 1, डायग्राम में दिखा दिया है। पहले कंडक्टर के फील्ड में दूसरे कंडक्टर के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी वो बता दिया। अभी सेकंड कंडक्टर के फील्ड में फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, सेकंड कंडक्टर का फील्ड कितना होगा वो अपने को पता है, म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई D होगा, I2 आ जाएगा बस वहां पे। किस पॉइंट पे निकालनी है फोर्स, लेट्स से मैं Q पॉइंट पे निकालना चाहता हूं, तो अगर करंट ऊपर को जा रहा है तो Q पॉइंट से मेरी उंगलियां घूम के बोर्ड के किधर निकलेंगी, बाहर। अगर बोर्ड के बाहर निकलेंगी, बोर्ड के बाहर Q पॉइंट पे, तो इसको मैं कैसे शो करूंगा, Q पॉइंट पे फील्ड बाहर को है, बाहर को कैसे है, तो ये एक्चुअली ऐसे ऐसे बाहर को, पर अब इसको बोर्ड में दिखाऊं कैसे, तो थोड़ा टेढ़ा बना देता हूं। ये फील्ड है किसका, सेकंड कंडक्टर का, 90 डिग्री पे लग रहा है, या ज्यादा बेटर है कि मैं डॉट पे दिखा दूं, किसके साथ दिखा दूं, डॉट के साथ, और ये पॉइंट कौन सा है, Q पॉइंट। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फील्ड आ रहा है बाहर को, करंट जा रहा है ऊपर को, फील्ड आ रहा है बाहर को, फील्ड आ रहा है बाहर को, करंट जा रहा है ऊपर को, थंब किधर को जा रहा है, उधर को, उधर को किस तरफ, इस कंडक्टर की तरफ, तो ये फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट कंडक्टर है इन द फील्ड ऑफ सेकंड कैरिंग करंट I1। तो फोर्स ऑन कंडक्टर 1 निकालनी हो तो क्या करूंगा, वहां पे F1 must be equal to current carried by the first conductor, length of first conductor kept in the field of second conductor, and sine of angle between B2 and length of the conductor. The field B2 is perpendicular outwards, और ये बोर्ड में पड़ा है ऐसे, तो दोनों के बीच में 90 का एंगल हो गया, ये आ गया I1 L1, सेकेंड कंडक्टर का Q पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट करंट इन द सेकेंड कंडक्टर डिवाइडेड बाय 2 पाई डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द पॉइंट, कंडक्टर सेकेंड है, पॉइंट कौन है, Q, इनके बीच में गैप कितना, D, राइट, ये चीज आ जाएगी यहां पे, sin 90 तो 1 होगा। चलिए, तो F1 का एक्सप्रेशन आ जाता है म्यू नॉट
I1 I2 L1 बाय 2 पाई डी। अब क्या पता इसकी लेंथ कितनी हो, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेता हूं, F1 बाय L1, लेट्स कॉल इट स्मॉल f1, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी। लुकिंग एट दिस, और ये किधर को लग रही है, टूवर्ड्स कंडक्टर सेकेंड। व्हाट डू यू सी, F1 और F2 फोर्स दोनों सेम है, लुक एट दिस एंड लुक एट दिस। इसका मतलब फोर्सेस इक्वल तो लगती हैं पर अपोजिट लगती हैं, और अपोजिट भी कौन सी, अप्रोचिंग अपोजिट, एक दूसरे को अप्रोच करने वाली अपोजिट, वरना अपोजिट तो ये भी है, ये गोइंग अवे वाला अपोजिट है, ये अप्रोचिंग वाला अपोजिट है। सो यहां से क्या पता चलता है कि F1 इज इक्वल टू F2 मैग्नीट्यूड वाइज, और ये किसके बराबर है, इस चीज के बराबर है। अदरवाइज ये चीज यहां पे आपको पता हो कि वेक्टोरिकली लिखें तो इक्वल और अपोजिट हैं, मतलब यहां पे न्यूटन थर्ड लॉ ओबे होता है। अभी आपके लिए टास्क क्या है कि आप अपने आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि इफ दे आर कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो उस चीज में एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। वो केस आप अपने आप कर सकते हो, क्योंकि आपको ये भी पता है कि किसके फील्ड में किसके ऊपर फोर्स निकालनी है, और फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता लगानी है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, राइट। यहां से फिर हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। 1 एम्पियर को डिफाइन करना बड़ा आसान है। देखो, फोर्स कितनी है पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डिस्टेंस। आप डिफाइन करना चाहते हो 1 एम्पियर को, तो I1 और I2 दोनों की वैल्यू 1 एम्पियर पुट कर दो। डिस्टेंस कितना लोगे दोनों के बीच में, 1 मीटर का, और मीडियम क्या लोगे, वैक्यूम। तो इन केस ऑफ वैक्यूम आपके म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। सब्स्टिट्यूट करते हैं सब कुछ, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 1 इंटू 1 बाई 2 पाई इंटू 1। सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास बचेगा 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। क्यों पर मीटर, क्यों, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ थी, राइट। तो कैसे डिफाइन करते हैं, 1 एम्पियर इज दैट अमाउंट ऑफ करंट carried by 2 conductors placed near to each other at a gap of 1 meter in vacuum medium, so that they can exert a force of 2 into 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑन ईच अदर। 1 एम्पियर करंट उतना करंट है कि जब वो दो पास रखे हुए कंडक्टर्स में से गुजरता है, कितना पास रखे हुए, 1 मीटर पास रखे हुए, कितने, किस मीडियम में, वैक्यूम मीडियम में, तो वो एक दूसरे को इस फोर्स के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर रिपेलिंग वाले केस से लिखना हो तो उसमें क्या कर दोगे, रिपेल करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट these two topics. So now we will do the numericals based on these two topics that we have done. First is force on a current carrying conductor in magnetic field. तो इसकी दो प्रॉब्लम्स हैं मेरे पास जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में आई हुई हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर carries a current of 2 ampere. It is suspended in mid-air by uniform horizontal magnetic field. कोई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, उस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो वायर है 200 ग्राम की 1.5 मीटर लंबी, उसको सस्पेंड किया हुआ है। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है मतलब इनवर्ड, या ऐसे पेपर में रख लेते हैं, जैसे मर्जी रख लें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके एक डायग्राम फॉर्म कर लेता हूँ। लेट्स से अ मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग परपेंडिकुलर इनवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर, राइट। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया है कि जो वायर है, लेट्स से आई शो इट with this black pen, right, this is the wire, it is carrying current, let's say this wire is AB और ये करंट कैरी कर रही है in this direction, right। तो इसके ऊपर
अगर आप मैग्नेटिक फोर्स चेक करो, कौन सा फॉर्मूला लगा के, कौन सा रूल लगा के, वही FBI अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, तो वो चेक करो अगर लगा के, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, करंट इधर को, तो आपका थंब किधर को है, ऊपर को है। इसका मतलब इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो अपवर्ड लगेगी, और वो मैग्नेटिक फोर्स को F का नाम दे देते हैं। और इसका वेट किधर को लगेगा, लगाएगा फोर्स नीचे को, mg। तो अपने को क्या करना है, इसको सस्पेंडेड रखना है यहाँ पे। तो हमें ये बताना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसको AB की बजाय PQ ले लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कितना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो एक बात तो पक्की है कि अगर ये वायर सस्पेंडेड है तो जितनी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है उतनी ही इसकी वेट फोर्स है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा सॉल्यूशन में, मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द वायर, तभी ये सस्पेंडेड रह पाएगी, बैलेंस रह पाएगी। अभी मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी इस पे, ILB साइन ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B। अगर L इधर है, B अंदर को है, तो एंगल कितने का होगा, 90 का। और वेट कितना है इसका, mg। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, B साइन 90 हो गया 1, तो B का फॉर्मूला बन गया mg/IL। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मास अपने को 200 ग्राम गिवन है, तो 200 को 1000 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे। जी की वैल्यू हम यहाँ पे 9.8 यूज़ करेंगे, 1000 इसका किलोग्राम में कन्वर्ट करने का। करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर, लेंथ इसकी कितनी है, 1.5। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास यहाँ से जो आंसर आता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.65। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.65 टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड आप सप्लाई करोगे इसको, तो ये वायर जो है ये हवा में, मिड एयर में सस्पेंड रह पाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए वायर ऑफ लेंथ 0.4 मीटर प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट्स एक्सिस। अब सपोज कर लो कि एक्सिस में सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, लेट्स से अलोंग द एक्सिस ही होता है, राइट। उस वायर को रखा गया है कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। ये क्या है, वायर कितने डिग्री पे रखा है, 30 डिग्री पे। तो हमसे क्या पूछा है कि इस वायर के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। कुछ मुश्किल नहीं है। फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड should be equal to ILB sine of 30, where theta is the angle between magnetic field and wire, 30 डिग्री है ये, राइट। इसके बाद तो बस इसको आपको वैल्यूज भर के सॉल्व कर लेना है। करंट की वैल्यू कितनी है, 12 एम्पियर गिवन है। लेंथ कितनी दे रखी है, 0.04, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.25। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इससे ये कैंसिल करके 6 × 0.04 × 0.25 जो है, इसको आप सॉल्व कर लो। दिस विल कम आउट टू बी 0.06। तो इसका मतलब ये फोर्स कितनी लग रही है, 0.06 न्यूटन। सिंपल न्यूमेरिकल है ना, प्रॉब्लम्स आसान है ये, और बोर्ड में पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर्स में, राइट। अभी सेकंड टॉपिक है हमारे पास, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। इनके काम भी आसान होगा, यहाँ पे इनके रिलेटेड भी जो न्यूमेरिकल मिलेगा हमें, राइट। क्या न्यूमेरिकल है यहाँ पे, एक रेक्टेंगुलर लूप है, कितने सेंटीमीटर, उसकी लेंथ है 25 और ब्रेड्थ कितनी है 10। तो मैं इसको बना लूँ पहले, यहाँ पे सॉल्यूशन में चलते हैं। पहले एक डायग्राम डेवलप कर लें। डायग्राम इज द कोर टू द न्यूमेरिकल। चलिए एक रेक्टेंगुलर लूप फॉर्म कर लेता हूं मैं यहाँ पे। सो दिस इज द रेक्टेंगुलर लूप जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ जो है वो कितनी है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, राइट। इट इज कैरिंग ए करंट ऑफ 15 एम्पियर
ये कितना करंट कैरी कर रही है, 15 एम्पियर कर रही है। कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन दी है? नहीं। तो ऐसा कर लेते हैं, सपोज इस वे में कैरी कर रही है ये करंट को 15 एम्पियर, राइट। तो ये अगर 15 एम्पियर का करंट यहाँ पे कैरी कर भी रही है, तो आगे क्या बताया है इसके बारे में? आगे हमें बताया कि इस लूप की जो लॉन्गर साइड है, ऑफ कोर्स ये 25 वाली लॉन्गर साइड है, इसके पैरेलल में एक और कंडक्टर पड़ा है। इसके पैरेलल में एक और कंडक्टर पड़ा है, ये पड़ा है, ठीक है। ये कंडक्टर कितनी दूर पड़ा है? ये कंडक्टर 2 सेंटीमीटर दूर पड़ा है, राइट। और कितना करंट कैरी कर रहा है? 25 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है, लेट्स से इन दिस डायरेक्शन। अब किसी को ये डायग्राम किसी और वे से बनानी है तो भी बना ले, अल्टीमेटली रिजल्ट्स वही आने वाले हैं, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये जो वायर है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस ABCD लूप पे नेट कितनी फोर्स लगाएगा। ये सिंपल सा काम है। चलो ध्यान से देखो कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए 4 साइड्स है, AB, BC, CD और DA। हम पहले चारों के बारे में बात कर लेते हैं। जो AB साइड है, इट इज़ कैरिंग द करंट इन सेम डायरेक्शन एज कंडक्टर XY। जो अपना XY कंडक्टर है ना, लेट्स से दिस कंडक्टर इज XY, तो ये जो अपना XY कंडक्टर है ये भी उसी मैनर में करंट कैरी कर रहा है जिधर को AB कर रही है। तो इसका मतलब AB साइड जो है वो अट्रैक्ट होगी इसकी तरफ, राइट। लुक एट CD साइड, दिस इज कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन टू XY कंडक्टर, तो ये क्या होगी? रिपेल होगी। इसका मतलब AB अट्रैक्ट होगी, CD रिपेल होगी। दोनों की नेट फोर्स निकाल लूँ। ऑफ कोर्स ये नियर बाय है तो इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी, ये दूर है तो इसके ऊपर कम लगेगी। इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्ग देन रिपल्सिव फोर्स, तो नेट फोर्स तो अट्रैक्टिव ही बनने वाली है बिकॉज ऑफ AB एंड CD साइड। बट लुक फॉर BC एंड AD साइड फर्स्ट। जो BC साइड है इसका कोई भी पॉइंट सपोज कर लो, BC साइड के किसी भी पॉइंट पे अगर तुम फोर्स की डायरेक्शन निकालो, मैग्नीट्यूड तो जितना आएगा आएगा। लेट्स से मैं B पॉइंट पे ही ले लेता हूँ या इसके कहीं मिड पॉइंट पे ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, राइट, तो ये मिड पे डिस्टेंस हो गया 5 + 2 7। एग्जाम्पल के तौर पे कर रहा हूँ। करंट कैरिंग अपवर्ड डायरेक्शन, इस पॉइंट पे इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आएगा, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, करंट ऊपर को है, तो FBI लगा के ज़रा फोर्स देख लो। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को है तो ये लाइन ऊपर आपकी तरफ आ रही है, ये करंट है ऊपर को जा रहा है, तो थंब मेरा किधर को है? बाहर को है। इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स इधर को लगेगी। बात समझ के मेरी? अभी AD लाइन के भी मिड पॉइंट पे ही ले लो एक पॉइंट, इस पॉइंट पे अगेन मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, राइट। अगर मैग्नेटिक फील्ड इसका बाहर को है, करंट इसमें किधर को है? नीचे को, तो फोर्स की डायरेक्शन अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के निकालो तो वो इधर को होगी। मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर को ही होगा, लेकिन इसमें करंट नीचे को है तो फोर्स किधर को होगी? इधर को होगी। तो इसका मतलब फोर्सेस यहाँ पे भी अपोजिट लग रही हैं, बट यहाँ पे फोर्सेस इक्वल हैं, क्योंकि ये भी 7 सेंटीमीटर दूर आधा लिया था, तो 5 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, ये भी 7 सेंटीमीटर दूर। इसी तरह अगर मैं A और B पॉइंट पे देखूँ, ये 2-2 सेंटीमीटर दूर है इस कंडक्टर से। C और D पॉइंट्स देखूँ तो ये 10 + 2 12-12 सेंटीमीटर दूर है। इसका मतलब AD के हर एक पॉइंट पे और BC के हर एक पॉइंट पे फोर्सेज इक्वल और अपोजिट लगेंगी, तो वो फोर्सेज जो हैं उनकी वजह से कोई नेट रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। इसका मतलब जो आम AD और BC है इस पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो इक्वल और कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में, तो वो कैंसिल कर जाएंगी। तो पहले सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन साइड BC एंड AD आर equal, opposite and collinear. So
दे कैंसल आउट। तो लूप को कुछ भी होगा उसके लिए BD और AC रिस्पॉन्सिबल नहीं है। AB is carrying current in same direction as XY, therefore यहाँ पे ये जो फोर्स लगेगी F1, राइट, इसको मैं F1 बोलता हूँ, ये कितनी लगेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट। वैसे तो म्यू नॉट I1 I2 वो सब था, तो चलो वही कर लेते हैं, म्यू नॉट I1 I2 बाय क्या था 2 पाई, इनके बीच में गैप और साथ में क्या है लेंथ, लेंथ किसकी, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो लेंथ ऑफ किसकी लूँगा मैं यहाँ पे AB की, लेंथ किसकी लेंगे यहाँ पे, लेंथ हम AB साइड की लेंगे। चलिए जल्दी से वैल्यूज़ पुट करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। I1 एक करंट ले लो, लेट्स से इन कंडक्टर XY, I2 करंट कैरिंग इन द कंडक्टर साइड AB, ये कितना है अपना, उसमें करंट कितना जा रहा था, इट वाज 15 एम्पियर्स, राइट। 2 पाई एज इट इज़ आ गया, इनके बीच में गैप कितने का है, 2 सेंटीमीटर का है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 10⁻⁻2। लेंथ ऑफ AB कंडक्टर कितनी है 25 सेंटीमीटर है, तो उसको भी मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 करोगे। इस चीज़ को सॉल्व कर लो, जो F1 तुम्हारे पास आएगी वो लगभग 9 पॉइंट, इसको अगर मैं थोड़ा एक्यूरेसी में लेके जाऊँ 375 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन बनती है, और ये फोर्स नेचर में क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी। इसी तरह से CD जो है इट इज कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, और किसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये XY के अपोजिट डायरेक्शन में। XY इधर को लेके जा रही है, XY इधर को लेके जा रहा है करंट, CD इधर को लेके जा रहा है, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और किस फोर्स से करेंगे, लेट्स से F2 फोर्स से करेंगे। तो इसका फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई D, और यहाँ पे लेंथ किसकी आएगी, CD की आएगी। तो वैल्यूज़ भरते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, I1 इज द करंट गोइंग इन XY दैट इज 25, और उसमें कितना है 15, राइट। 2 पाई तो एज इट इज़ है, डिस्टेंस कितना हो गया उनके बीच में, 2 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, टोटल कितना हो गया 12, तो 12 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, उसकी जो लॉन्गर साइड वो अपनी वही 25 इंटू 10⁻⁻2। अगर इसको मैं यहाँ से सॉल्व कर लूँ तो वो मेरे पास आती है एग्जैक्टली 1.5625 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, और ये क्या है, रिपल्सिव। तो तुम क्या देखते हो, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, रिपल्सिव फोर्स कम है, तो यहाँ पे नेट फोर्स कैसे निकालोगे, दोनों को माइनस करके, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। तो नेट फोर्स निकालने के लिए F1 में से F2 माइनस करूँगा, यानी कि 9.375 माइनस 1.5625 कर लूँगा, 10⁻⁻4 तो दोनों में कॉमन ही है, जब इसको कॉमन निकाल के यहाँ से काटूँगा आई विल गेट एन आंसर 7.8125, अगर थोड़ा एग्जैक्टनेस में जाएं, इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, और ये नेट क्या बचेगी, अट्रैक्टिव ही बचेगी। तो जो लूप है, लूप किस तरफ आ जाएगी, लूप विल एक्ट, नेट फोर्स जो है, लूप विल एक्ट नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं फोर्स विल एक्ट ऑन लॉन्गर साइड ऑफ लूप टूवर्ड्स XY कंडक्टर, उसकी तरफ खिंचा चला आएगा लूप जो है, राइट। तो ये प्रॉब्लम अपने आप में बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी करने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जैसे सिमिलर प्रॉब्लम्स आपको बहुत मिलेगी करने के लिए बोर्ड में, राइट। मैं अभी आपको 1-2 प्रॉब्लम्स एज ए प्रैक्टिस दूंगा। चलिए लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, बहुत आसान प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, एक वायर है AB जो कि कहाँ पे पड़ी है, टेबल पे पड़ी है,
कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से ये एक ए बी वायर है और मैंने इसको कहाँ पे रखा है, इसको मैंने टेबल पे रखा है और इसके अंदर 12 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। एक वायर दूसरी है, वो वायर कौन सी है, सी डी, और उस वायर को इसके ऊपर रखा है, इसके ऊपर ऐसे इसके ऊपर रखा गया है। इसमें 5 एम्पियर का करंट है और 1 मिलीमीटर हाइट पे रखा है उससे। तो एक तो ये बताओ कि ये जो सेकंड वायर है, ये जो मेरे हाथ में है, इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना हो, मास पर यूनिट लेंथ इसका कितना हो कि ये यहाँ पे क्या रहे, सस्पेंडेड रहे, ऐसे गिरे नहीं, अपने आप हवा में फ्रीली तैरती रहे, हैंग हो जाए हवा में। और दूसरा ये बताओ कि सीडी में, ये वाले कंडक्टर में, इस कंडक्टर के कंपैरिजन में, इस कंडक्टर के कंपैरिजन में इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखो पहली बात तो पक्की है कि इसका जो वेट है वो इसको नीचे गिराएगा, तो इसकी मैग्नेटिक फोर्स, ये वाले कंडक्टर की ए बी की, इसको ऊपर को पुश करे, तो इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स होनी चाहिए। अब ये दो पैरेलल कंडक्टर्स हो गए, इनमें रिपल्सिव फोर्स तभी काम करेगी अगर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उल्टा। मतलब अगर ये इसमें करंट इधर को जा रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए, इधर को। तो करंट की डायरेक्शन तो ऐसे ही हमने बता दी, फॉर्मली हमें पता चल गई। अब हमें क्या निकालना है, वेट पर यूनिट लेंथ। तो एक बात तो पक्की है कि अगर सस्पेंडेड रखना है तो जो उसका वेट पर यूनिट लेंथ हो, जो उसको नीचे गिराना चाहता है, वो उसकी जो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ है, उसके बराबर हो, तभी बैलेंस कर पाएंगे। अभी वेट पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, W बाई एल, और मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, F बाई एल। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये भर दें। वेट क्या होता है, mg बाई क्या आ गया L। यहाँ पे ये वाली मैग्नेटिक फोर्स जो है, इसका फॉर्मूला तो अभी हमने किया था, म्यू नॉट I1 I2 बाई, साथ में क्या होता है 2 पाई d, गैप बिटवीन बोथ ऑफ देम, और साथ में आता है L, वो L के साथ डिवाइड में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यही बचा, अपने को निकालना था मास पर यूनिट लेंथ। तो ये जो G बची है इसको इधर ला के रख दें, 2 पाई d, ये आ जाएगी G नीचे। बस अभी वैल्यूज़ भर दो। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। लेट मी करेक्ट इट वेरी क्विकली, पाई लिखना भूल गए हम, राइट। तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, राइट। और I1 कितना है, फर्स्ट में करंट 12 एम्पियर का, दूसरे में कितना है 5 का, राइट। और 2 पाई, दोनों के बीच में गैप कितना है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻⁻³ साथ में करना पड़ेगा आपको उसको मीटर में बदलने के लिए। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे 10 यूज़ कर लेते हैं ताकि अपनी कैंसलेशंस जो हैं वो ईजी हो जाएं। तो अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करता हूँ, मेरे पास क्या आंसर आता है, 1.2 इंटू 10⁻³ आ जाता है। अगर मास होता तो यूनिट किलोग्राम आती, मास पर यूनिट लेंथ है तो किलोग्राम पर मीटर आएगी हमारे पास जो यूनिट है। तो इतना मास होना चाहिए। और दूसरा ये तो हमने शुरू में बता ही दिया है कि करंट इन CD मस्ट बी अपोजिट टू करंट इन AB, ताकि फोर्स जो है वो रिपल्सिव हो और वेट के अगेंस्ट उसको क्या कर ले, बैलेंस कर ले। दैट्स ऑल फॉर टुडे।